कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना। चलिए आज शुरू करते हैं पेपर 1B का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये है मातृ और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, फिर कुछ उसके प्रॉब्लम वगैरह जो भी है वह देखते हैं। देखिए, पहले के ज़माना में ये जो मातृ मृत्यु थी और शिशु मृत्यु थी वह ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब इसमें जो है बहुत कमी आई है। अब इसके पीछे होने की वजह क्या थी? जैसे जो माएँ थी पहले, जो माएँ होती हैं 9 महीने का जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उनका, और जो टाइम होता है डिलीवरी का, उस समय क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं जिनको लोगों को उनको फॉलो करना होता है। भारी सामान नहीं उठाना है, कुछ चीज़ें नहीं खानी है, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खानी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं करना होता है। डॉक्टर के द्वारा उन्हें मना कर दिया जाता है कि आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कि मजबूरीवश या कभी ज़रूरत के हिसाब से वो लेडीज़ उस काम को करती हैं। जैसे भारी सामान हुआ उठाना, दूर तक हो गया लगातार चलना, गंदी हवा लेना, गंदी सांसें लेना, गंदी हवा लेना, उसके बाद क्या होता है प्रॉपर डाइट नहीं लेना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, मेडिसिन का प्रॉपर यूज नहीं करना। कभी कोई प्रॉब्लम आ गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग बर्थ, तो उस समय प्रॉपर डॉक्टर का अवेलेबल नहीं होना, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होना, तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, माता की मृत्यु हो जाती है। या तो बच्चा गर्भ में रहता है तभी, या जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेते दौरान, या फिर उसके कुछ पीरियड है उस पीरियड के दौरान, ठीक है। बच्चा के माँ की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो माँ की मृत्यु होती है यही मातृ मृत्यु कहलाती है। समझ में आ गया? बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह के अंदर, बच्चे के जन्म से माँ की प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह के अंदर तक की जो माताओं की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, वो बच्चा क्या कहलाता है, वो मृत्यु क्या कहलाता है, मातृ मृत्यु दर कहलाता है, ठीक है। पहले मातृ मृत्यु दर भारत में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। यह आपका 2017 की जो चीज़ें हैं, भारत में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। अब लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, विकास हुआ, तो मृत्यु दरों में कमी आ गई। इसी तरह से शिशु का जो टाइम होता है प्रेगनेंसी के पीरियड में, जो बच्चा जन्म लेता है, जो बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, तब से लेके जन्म के 6 सप्ताह तक जो बच्चा जन्म लेता है, जो उसकी प्री नेटल पीरियड होती हैं, तब तक अगर बच्चा इन पीरियड में जब बच्चा मर जाता है किसी भी कारणवश, तो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। मातृ मृत्यु दर के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे चिकित्सा के कारण, बस समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलना, सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं होता है उनका, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं डिलीवरी में। आजकल तो ऑफेनली आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं, लेकिन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि माँ को नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, सर्जरी कर दिया जाता है। तो सर्जरी के दौरान बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है, तो उसमें उतने डिलीवरी के ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है उसमें जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कभी कभी क्या होता है, माँ का जो यूट्रस होता है वो फट जाता है। इसका कारण क्या होता है, या तो वीक यूट्रस होता है, या फिर क्या होता है, जो बच्चे का आकार होता है, भार होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वीक यूट्रस होता है, बच्चे का भार ज़्यादा होगा तो गर्भाशय जो होता है, यूट्रस जो होता है वो फट जाता है, गर्भाशय जो होता है फट जाता है। गर्भाशय फट जाएगा तो लेडीज़ की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया? उसके बाद कोई बीमारी है, उसकी पीलिया, डायबिटीज़, दुनिया संसार के जो भी बीमारी है उसमें हो जाता है। उसके खान पान पे ध्यान नहीं दीजिएगा, गंदगी में रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर वो महिला प्रॉपर अपने बारे में डॉक्टर से नहीं बताएंगी तो दिक्कत होगी। तो इस सब कारण से माता की मृत्यु हो जाती है। सेम चीज़ें बच्चे के साथ होती हैं। बच्चे की अगर आप देखभाल नहीं करेंगे, बच्चों को सही से पोषण नहीं मिलेगा, उसकी समय समय पे उसके डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे, तो बच्चा क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। डिलीवरी के दौरान बच्चा कभी कभी क्या होता है, उसमें उस अपने नाल में फंस जाता है, तो बच्चा जो होता है वह मर जाता है। तो यह शिशु मृत्यु दर है। हालांकि अब जाके ये सब चीज़ें बहुत कम आ गई हैं, कम हुई हैं, बहुत कम हुई है। अब जो लोग हैं वह लोग शिक्षित हुए हैं,
जो लोग हैं अभी शिक्षित हुए हैं तो शिक्षा होने के कारण वो स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक है। जैसे जागरूक हो तो उन्हें पता है कि कैसे कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, कैसे उनसे राय विचार लेनी चाहिए, कब ट्रीटमेंट कराना चाहिए, किस कंडीशन में जाके डिलीवरी होगी, किस स्टेज में जाके डॉक्टर से दिखवाना। ये सब चीज़ को मातृ मृत्यु को और शिशु मृत्यु दर को बहुत हद तक कम किया है। ठीक है, मैं बहुत हद तक बच्चे में अगर कुपोषण हो जाता है, एक बच्चे में माँ की भी उम्र अगर कम हो ना तो माता की और बच्चे की दोनों की मृत्यु होने का रिस्क होता है, क्योंकि माँ का बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि दोनों में से कोई जा सकता है। समझ में आ गया? तो बच्चे और माँ को जो भी प्रॉपर चीज़ें हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, उन्हें आफ्टर डिलीवरी उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करवाना चाहिए। इसके लिए माँ को, परिवार को, सबको जागरूक होना चाहिए। प्रॉपर जो चीज़ टीके हैं, जो वैक्सीन्स दिए जाते हैं पेट में, पेट से बाहर आने पे, वह सब चीज़ प्रॉपर माँ को लेना चाहिए, बच्चों को लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट करना चाहिए, माँ को अपनी देखभाल करना चाहिए, अपने साथ साथ अपने बच्चे की देखभाल। परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनकी देखभाल करें, उनका अच्छे से केयर करें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, माँ का जो दिमाग होता है अस्थिर हो जाता है, बहुत सारे उसमें हार्मोनल चेंजेज होने के कारण माता जो होती हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं। तो इसमें परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा ना करें, डॉक्टर से जाके राय विचार सलाह करें और प्रॉपर देखें बच्चे की स्थिति और माँ की स्थिति, जिससे कि बचा जा सकता है इन मातृ और शिशु की मृत्यु दर से। शिशु में बहुत सारे कॉमन रोग होते हैं, जैसे कि जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो कभी कभी देखेंगे बाय बर्थ बच्चों में न्यूमोनिया होकर जन्म लेता है। तो जो बच्चे बाय बर्थ न्यूमोनिया लेके जन्म लेते हैं तो उनमें मृत्यु की संभावना भी ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे जब हो जाते हैं तो उन्हें चेचक हो जाता है, छोटे छोटे दाना शरीर में पड़ जाएगा। ये मोस्टली चिकन पॉक्स लोग इसको कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं इनका कि मतलब इसमें क्या होगा, गंदगी के कारण होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान माता देवी आ गई हैं। तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं चिकन पॉक्स को लेके, लोग वो करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इससे हवा में फैली हुई जो इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी में पकड़ लेती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इनसे बचने के लिए अपने आप को स्वस्थ साफ रखना चाहिए, मलमूत्र वगैरह इस सब से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और खांसी जो होता है, खांसी कफ जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि बच्चों को बार बार रह के बार बार क्या होता है, बच्चों को खांसी होती है। तो ये कुकुर खांसी होती है जो लंबे समय तक चलती है, इससे बच्चों के लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चों को हल्का और पौष्टिक आहार दीजिए, तरल भोजन ज़्यादा दीजिए, जिससे कि इसका गला क्या है, साफ हो। तो उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस पहले के युग में बड़ा भारी बीमारी हुआ करता था, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि जो है फेफड़ा में जो जीवाणु थे, जो बैक्टीरिया होते थे, वो फेफड़ा में अपनी जगह बना लेते थे और धीरे धीरे फेफड़ा को खोखला कर देते थे। लेकिन अब टीबी की वैक्सीन लगती है, बजाते उसका टीका लगता है, आपको उसका टीका दिलवाना चाहिए। डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया भी बच्चों में एक प्रकार का बीमारी है, जो क्या होता है, सूजन आ जाती है। यहाँ पास में क्या होता है, सूजन आ जाती है। सूजन कैसे आ जाती है, हमेशा से तो कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी ठंडी कभी गर्मी पड़ते रहता है। तो ये जो है गला अपना एडजस्ट नहीं कर पाता गर्दन के पास, तो क्या होता है, इसमें बीमारी उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया? तो कुछ बीमारियां हैं। उसके बाद टाइफाइड जो होता था, वो टाइफाइड अभी कॉमन चलने वाली बीमारी है। टाइफाइड जो है अभी कॉमन चलने पाती है वाली बीमारी है। यह बीमारी जो होता है भोजन से पानी के कारण फैलता है। दूषित भोजन करेंगे, दूषित पानी पिएंगे तो यह फैलेगा। इसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, वो खुद तोड़ देता है शरीर को, बहुत ज़्यादा ही तोड़, आपको बहुत वीक कर देगा, बहुत कमज़ोर बना देगा। ये बीमारी जो होता है बहुत कमज़ोर कर देता है। इसे नाक से धीरे धीरे हल्का फुल्का खून निकलते रहता है। ठीक है, इसमें क्या करना, इसमें ज़्यादातर इधर उधर मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आराम करना चाहिए। बॉडी जो होता है वो परेशान हो जाता है, किससे, बीमारी से, बुखार से, तो कमज़ोर हो जाती, बॉडी को रेस्ट में छोड़ देना चाहिए। जो भी डाइट लेते हैं बिना तेल मसाला का डाइट लेना चाहिए, खूब अच्छे से वॉश करके क्लियर करके आपको इसको खाना पीना चाहिए। ठीक है, एक खसरा एक प्रकार की बीमारी होती है जो काफ़ी हवा के द्वारा फैलती थी। पहले के ज़माने में बहुत भयंकर बीमारी हुआ करती थी। अब खसरा का क्या करते हैं, टीका पड़ता है बच्चों को। खसरे की टीका बच्चों को
पकड़ता है। इसमें जो खसरा के दाने निकलते थे शरीर में, 8 से 10 दिन में ये दाने आते थे जो धीरे 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 बढ़ जाते थे और बच्चों को बुखार वगैरह आ जाया करता था। यह नाक, गले और नाक को प्रभावित करता था। तो आजकल इसका वैक्सीन आ गया है जब ये नहीं होता है। संपर्क इसमें क्या होता है, दूरी, कोविड की तरह डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। वैसे होता है टिटनेस। टिटनेस जो होता है इसमें भी लोग क्या होता है, बीमारी में, टिटनेस की बीमारी में क्या होता है, बुखार होता है। शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है वह सख्त होने लगती है। शरीर की मांसपेशियाँ क्या होती है, सख्त होने लगती है। और क्या होता है इसमें, जब शरीर में हमारे ये फैल जाते हैं इसके जीवाणु विषाणु, तो क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है वह शरीर जो होता है वह काफ़ी मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता इस बीमारी में, शरीर बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। तो देखिएगा कि जब प्रेगनेंसी की अवस्था से लेके बर्थ की अवस्था तक टिटनेस की सुई, टिटनेस के टीके जरूर लगवाते हैं, जरूर दिया जाता है, ताकि उससे कुछ बीमारी ना हो, ठीक है। टिटनेस एक डायरिया भी होता है, बच्चे से गंदा पानी, बच्चे के शरीर से सारा पानी निकलना, बार बार वॉमिटिंग करना, दस्त होने के कारण से बच्चे में डायरिया हो जाता है। अभी कैसे गंदी चीज़ें खिला देते हैं बच्चा, कभी कभी कुछ मुंह में डाल के सकिंग कर रहा है, गंदी चीज़ें मुंह में डालता है, जिसके कारण से उल्टियाँ होती है, बैक्टीरिया अंदर जाएगा, बाहर उल्टी होंगी, दस्त होगा, पेट खराब हो जाता है। तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो सिर्फ लिक्विड दीजिए बच्चों को, बचाइए उनको बार बार, हल्का पदार्थ दीजिए। शीघ्र में अखरोट वगैरह का पानी देना चाहिए, अरारोट वगैरह का पानी बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। खान पान पे ध्यान रखिए, सारी बीमारियों से क्या होगा, दूर रहिएगा। ऐसे जो है, ऐसे आपकी जो है हैजा पहले के ज़माना में बहुत भयंकर फैलता था। हैजा फैलने से गांव के गांव स्वाहा हो जाते थे, मर जाया करते थे, बहुत भयंकर। अब तो हैजा उतना ज़्यादा नहीं फैलता, उसे सुनने में नहीं आता। इसमें क्या होता है कि पहले व्यक्ति को दस्त होता है, ठीक है, चावल के पानी जैसा, धीरे धीरे क्या होता है, उल्टी होती है, रोगी को बहुत प्यास लगता है, दस्त होता है, उल्टी होती है, तो शरीर में क्या हो जाएगा, वीकनेस आ जाता है, पूरे बॉडी में ऐंठन होने लगता है। और यह पहले बसंत ऋतु में जैसे हवा चलती थी, हवा के माध्यम से बहुत ज़्यादा फैलता था। तो अब इससे भी बचाने के लिए दवा मिलती है, ठीक है। व्यक्ति को मुख से लगती है, दूषित जल, दूषित पानी सब जब ग्रहण कर लेते हैं तो यह बीमारी फैला करती थी। अब ठीक हो गया, हालांकि उतना अब हैजा का जो है नहीं, हैजा भी देखने को अब नहीं मिलता है, ठीक है। इसकी जो उल्टी वगैरह होती थी उसको अलग अलग रख दिया गया, जैसे कोविड वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ था ना, वैसे ही हैजा के पेशेंट को होता था, सब कुछ उसका अलग, उसके संपर्क में आ जाने से व्यक्ति उसे घिर जाता था, उस बीमारी से घिर जाता था। इसमें बहुत सारी दवा वगैरह भी शरीर को दी जाती थी। उसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस था। ट्यूबरक्लोसिस जो था वह, देखो इसकी जो ट्यूबरक्लोसिस जो था, ये फेफड़े के रोग में होता था, ठीक है। फेफड़े में होता था, हड्डी को धीरे धीरे जो उसकी जो बैक्टीरिया होती थी, वायरस होते थे, धीरे धीरे हड्डी को खा जाते थे, हड्डी को खा के खोखला कर देते थे, समझ में आया। इसमें बहुत सारे ज़्यादातर जितने भी बीमारियां फैलती हैं वह दूषित आहार, दूषित भोजन से, दूषित आहार से, दूषित पानी के कारण ही फैलती है। कोई नाक कान गले में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, कोई पेट में इन्फेक्शन कोई पैदा कर देता है, कोई होल बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। अपने जीवन में हमेशा खाने पीने की चीज़ों को जो है वह सही रखना चाहिए। संयमित भोजन, समय से नियमित भोजन, नियमित भोजन, शुद्ध भोजन ही हमारे जीवन को स्वस्थ बना सकता है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हुआ मन, ठीक है, जैसा खाए अन्न वैसा हुआ मन। तो जो अन्न अगर हम शुद्ध लेंगे तो हमारी वाणी शुद्ध होगी, हमारा आचरण शुद्ध होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं वह मैक्सिमम बीमारियां दूषित आहार विहार के कारण ही होती है। मलेरिया जो होता है एक प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम नामक एक मच्छर होता है जो क्या करता है, इस
बीमारी को फैलाता है मच्छर। वो मच्छर का जैविक चक्र होता है, वह लार्वा बनाता है जिसको छोड़ता है रोगी के शरीर में, इंसेक्ट कर देता है, घुसा देता है। अब वो उसके ब्लड में मिल के फैला गया। समझ में आ गया? एक मच्छर होता है, घुसा आपके अंदर, जैसे आप इंजेक्शन में ब्लड को ऐसे करके दबा के शरीर में डालते निकालते हैं ना, उसी तरह से वो भी अपने शरीर से डाल देता है आपके शरीर में, वो आपके पूरे ब्लड में फैल जाएगा, आप हो गए बीमार। समझ में आ गया? सब काम कैसे होगा? मलेरिया से, मच्छर से। तो मच्छर फिर आपके शरीर से वो, अगर आप बीमार, उससे अफेक्टेड व्यक्ति है, बीमारी व्यक्ति हैं, तो आपके शरीर से खींच लेगा, दूसरे के शरीर में जाकर बैठ कर उसको वहाँ छोड़ देगा। तो यह काम मच्छर का करता था। मच्छर कहता था, मच्छर इसमें मच्छर के द्वारा ही जो होता है मलेरिया फैलता है। आपको बचाव की आवश्यकता कैसे है, तो आप खुद ही समझ लीजिए बचाव की आवश्यकता कैसे है, कैसे बचाव कीजिएगा, है ना। मच्छर पनपने वाले स्थान, जिस स्थान पे मच्छर पनपे उस स्थान पे रहिए नहीं, वहाँ पे साफ़ सफाई करवाइए, अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखिए, मच्छरदानी का यूज कीजिए। वो कौन सा कॉइल, मॉस्किटो कॉइल आ गया है, उसका यूज कीजिए, घर में लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। विभिन्न बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियाँ हैं बच्चे के रिलेटेड, माँ के लिए, बच्चे के लिए, और सारी बीमारियाँ बिल्कुल आहार में। बच्चा जो होता है उसमें मिट्टी खा लेता है, मिट्टी खाने से उसके पेट में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, कीड़ा बन जाएगा और सारे उल्टी दस्त होते रहेंगे। उल्टी दस्त होंगे तो 1000 बीमारियों को जन्म देंगे। तो उचित आहार विहार, खान पर उचित आहार का, उचित विहार का, उचित खान पान का ध्यान रखिए, जिससे बीमारी आए ही नहीं। बीमारी नहीं आएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। माँ है तो माँ अपना दायित्व निभाइए, सभी चीज़ स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, आनंद में रहिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई कंप्लीट। आए थे संतुलित आहार। क्या है? संतुलित आहार। संतुलित आहार किसको कहते हैं? वैसा आहार जिसमें आपको जितने भी मिनरल्स आपके शरीर को चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस, जो भी चाहिए आपके शरीर को, वह सब आपके शरीर में मिले उचित मात्रा में पर डे। ऐसा नहीं कि कैल्शियम के लिए हम सिर्फ बनाना में कैल्शियम पाया जाता है, पूरा का पूरा खाली कर, दिन भर सोयाबीन खाते रह गए कैल्शियम पाने के लिए, दिन भर क्या उसको होता है, आयरन, पालक में दिन भर खाते रह गए, दिन भर पालक चबाते रह गए, अब दिन भर संतरा खाते रह गए विटामिन सी लेने के लिए तो क्या हो गया? दिन भर खाते रह जाएंगे तो दिन भर मरते रह जाएंगे। तो जो हमें फ़ायदा करना चाहिए ना, वो नुकसान कर देगा। संतुलित मात्रा में लेना चाहिए सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, उस न्यूट्रिशंस को लेना संतुलित मात्रा में संतुलित आहार कहलाता है। प्रतिदिन के हिसाब से हमें 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम कैलोरी की, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितना हमें इसमें विटामिन्स, न्यूट्रिशंस चाहिए, कितना इसमें कैल्शियम होना चाहिए, किसमें इसमें कौन कौन से पोषक तत्व कितने होने चाहिए, अगर हम प्रतिदिन उस हिसाब से लेते हैं तो हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं, जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। बच्चे के लिए संतुलित आहार का होना अति आवश्यक है, जो उसके ग्रोथ में, उसके विकास में सहायता करता है। देखिए, एक बच्चा कुपोषित हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको संतुलित आहार नहीं मिला। संतुलित आहार दीजिएगा, दूध दीजिएगा, दही दीजिएगा, घी, मक्खन, मट्ठा, फ्रूट, सब्जी, ताज़ी वेजिटेबल्स दीजिए, ताज़ी सब्जियां दीजिए, ताज़े फल फ्रूट दीजिए, सही से दाल चावल रोटी सब्जी खिलाइए। कुछ नहीं होगा, मैगी खिलाइएगा तो बच्चा मरेगा ही, पेट दर्द होगा ही, चाउमीन खिलाइएगा तो बच्चा जाएगा ही, है ना। उल्टा चिल्लाइएगा कि ये हो गया, वो हो गया। तो जो इंडियन फूड्स हैं, जिनकी मात्रा निर्धारित हो गई है, वेजिटेरियन शाकाहारी भोजन बच्चों को उचित मात्रा में दीजिए, वह बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा, संतुलित रहेगा, उसका डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ होगा। समझ में आ गया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीज़ें हमें बच्चों को देना चाहिए। देखिए, समझ में आया? चीज़ें क्लियर है? हर उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं कि जो भोजन आप मुझे दीजिएगा, जिस भोजन की आवश्यकता मुझे है वही भोजन की आवश्यकता मेरी बेटी को, उतना ही भोजन की आवश्यकता मेरी बेटी को, उतना ही भोजन की आवश्यकता जो बच्चा मेरे पेट में है उसकी है। नहीं, सब बच्चों की सब अपनी अपनी सारे उम्र के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से क्या होता है, पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट होती है। हर स्टेज में हर टाइप के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसकी मात्रा जो है निर्धारित होती है, किस उम्र में हमें कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, कितने कैल्शियम की आवश्यकता है, कितने मिनरल्स की आवश्यकता है, तो ये हम जो है निर्धारित की गई है, ठीक है।
दूध देने वाली जो माताएं हैं, जो मतलब स्तनपान करवाती हैं, उनकी जो भोजन की जो पद्धति है, उनकी जो भोजन की जो रिक्वायरमेंट है वह ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जो लोग खेत में काम चलते कुदाल चलाते हैं, आवश्यक ऑब्वियसली उनकी रूटीन ज़्यादा होगी खाने की, और होनी भी चाहिए, जो उनको हष्ट पुष्ट दुरुस्त बनाए, समझे। तो यह होता है भोजन का नियम, उनके रूल रेगुलेशंस है। हर स्त्री को अलग अलग भोजन मिलना चाहिए, ठीक है। भोजन में कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ होना चाहिए। देखिए प्रोटीन जो होता है, कार्बोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह क्या करता है, वसा बनाता है शरीर में, एनर्जी उत्पन्न करता है, वसा बनाता है शरीर में, एनर्जी उत्पन्न करता है, ऊर्जा बनाता है। प्रोटीन हमारे शरीर का जो है निर्माण करता है, और शरीर की क्रियाओं का जो है विटामिन नियमन करता है। समझ में आया। देखो प्रोटीन जो होता है वह किसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ तत्व गंधक के और फास्फोरस के होते हैं। इसमें प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन वाला तत्व भी कहते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। प्रोटीन जो है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक और फास्फोरस से मिलकर बनता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होने के कारण प्रोटीन को नाइट्रोजन तत्व भी कहा जाता है। समझ में आ गया। प्रोटीन जो है रक्त में हीमोग्लोबिन को बनाता है। प्रोटीन क्या करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। टूट फूट क्षतिपूर्ति जो शरीर में होती है जो चीज़ें, उनका यह करता है विकास करता है। समझ में आएगा। इसकी जो रिसोर्सेस है, दाल है, राजमा, मूंगफली, काजू, किशमिश, छुहारा, बादाम खाते रहिए, ठीक है। इनकी कमी होने से क्या होता है, शरीर अस्वस्थ रहता है, विकास की गति रुक जाती है। और ज़्यादा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खाना को पचाने में कठिनाई होगी, ठीक है। उसके बाद कार्बोज जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन एक अनुपात में कार्बोज में मिले रहते हैं, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलके क्या बनता है, कार्बोज। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलके क्या बनता है, कार्बोज। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलके क्या बनता है, कार्बोज। कार्बोज क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करता है। उसके बाद हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा, गर्मी प्रदान करेगा। समझ में आ गया। हमारे शरीर में क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है। ऊर्जा रहेगा तभी ना हम गर्म रहेंगे, ठीक है। आलू, शक्कर, चीनी, चुकंदर, जितने भी चीज़ें सब खा लीजिए, शहद, अखरोट, अनाज सबको भिंगा के खाइए, हो जाएगा, ठीक है। कार्बोज से अधिक कार्बोज ले लीजिएगा तो मोटापा बढ़ेगा, है ना। मोटे क्यों होते, बोलते हैं कि ज़्यादा खाता है इसीलिए मोटा है। ज़्यादा खाते से उसको शरीर में वसा जम जाती है, और वसा से उसमें क्या होता है, फैट बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है। और कम खाइएगा तो क्या होगा, दुबले पतले होंगे, टुन्नू मुन्नू, ठीक है। वसा भी कार्बोज का ही दूसरा रूप है, शरीर में चिकनाई लाता है। घी, तेल, मक्खन, यही सब चीज़ में वसा पाया जाता है। समझ में आ गया। वसा हमारे शरीर को मुलायम करता है। जैसे देखिएगा ना, बोलना सही रहेगा, नहीं रहेगा। जब शरीर में जो तैलीय जो त्वचा होती है ना, तैलीय त्वचा, जो तैलीय त्वचा कहते हैं, तो तैलीय त्वचा में ज़्यादातर मात्रा जो होती है वसा की होती है। क्या होती है, किसकी होती है, वसा की होती है। तैलीय त्वचा में ज़्यादातर मात्रा किसकी होती है, वसा की होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा वसा कम रहेगा तो त्वचा जो है शुष्क हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है, रूखी सूखी हो जाएगी। शरीर में उतनी आवश्यकता होती है। खनिज लवण में कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ये सब चीज़ें जो है, फास्फोरस, गंधक, कैल्शियम, ये सब अपने जीवन में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती रहती है। विटामिन जो है हमारे, विटामिन जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है, शरीर के विकास और वृद्धि में विटामिन क्या होता है,
सहायता करता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई सब चीज़ को। नेत्रों को स्वस्थ रखता है। त्वचा के लिए आवश्यक है। दूध, दही, घी, मट्ठा से आप उसको पाइएगा। विटामिन ए, बी, सी, डी, के, बहुत सारे विटामिन हैं, उनका अलग अलग नाम है। ठीक है, ये जो विटामिन की जो चार्ट है वो विटामिन की चार्ट विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत, ये याद कर लीजिएगा, याद होना चाहिए। ठीक है, जल ही जीवन है, पता है। जल हम ज़मीन से लेते हैं, पानी ऊपर से लेते हैं, आसमान से बारिश का जल लेता है, भूमिगत जल होता है। जल क्या करता है? नदी से जल लेते हैं। ठीक है, जल ही जीवन है, कुआं से जल लेते हैं। ठीक है, जल की कठोरता, कुछ जो जल होते हैं ना कठोर होते हैं, हार्ड वाटर होते हैं। हार्ड वाटर, जैसे एमपी में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की वाटर जो है हार्ड वाटर है, वहाँ पे कपड़ा नहीं धुलेगी। जैसे कि आप नहाइएगा ना, तो अगर मान लीजिए कि सादे पानी से नहाते भी हैं तो भी चेहरे पे ड्राइनेस आ जाएगी, हाथ वाथ सब में। अगर साबुन लगा लिए तो साबुन अपने यहाँ मुजफ्फरपुर के जैसे फेन नहीं होगा। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है, साबुन फटने लग जाएगा। वो फटेगा, उसमें आपको ऐसे कीजिएगा ना तो ऐसे यहाँ पे लाइनिंग बन जाएंगे। कपड़ा धोइएगा तो जो कपड़ा आपका रेड कलर का है तो कुछ दिन के बाद ये 2 वॉश कर दीजिए, दूसरे वॉश में ये क्या हो जाएगा, वाइट दिखने लग जाएगा। तो ये सिर्फ आप वहाँ पीजिए पानी तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा। पानी, खाना खाइए तो लगेगा कि जैसे, मतलब एक टाइम खाना खाइए तो लगेगा कि जैसे सारा दिन खाना खा चुके हैं, मतलब भरा भरा सा पेट लगेगा, भूख नहीं लग पाएगी उतनी। तो ये सब जो होता है हार्ड वाटर की पहचान होती है। इसका कोई वैसा उपाय नहीं है कि आप उसको प्यूरीफायर लगवा लीजिए। हम केंट लगवाए थे, मेरा 18,000 का केंट जो श्री राम हो गया, 2 महीने में स्वाहा बोल गया। पानी बॉयल करके पीजिए, यही एक सॉल्यूशन है कि पानी को बॉयल कीजिए और पीजिए, क्योंकि बॉइल्ड पानी को तो आप प्यूरीफाई कर नहीं सकते, कैसे डालिएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, बाकी उसका कोई सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आया है। अब जो हो बड़े लेवल पे होगा, मिडिल क्लास के लिए छोटे लेवल पे इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मैं देखती हूँ, पीती हूँ, पी लेती हूँ कभी कभार, क्या करोगे, मजबूरी है। तो दूर से उसमें खाना नहीं पकता, उस हार्ड वाटर में खाना नहीं पकता। चावल बन जाएगा, दाल मलने में बड़ा, दाल तो पकेगा ही नहीं। उसके बाद उसमें दूध फट जाते हैं, आप चाय नहीं बना सकते उस वाटर में। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। जल के कितने प्रकार होते हैं? शुद्ध जल, दूषित जल, संदूषित जल। शुद्ध जल जो हमें चलते, जो बहता हुआ पानी होता है, जो ग्लेशियर से पिघल के पानी हमारे पास आता है, नदी झरने की पानी, वो शुद्ध जल होती है। मिनरल वाटर उसी को तो बोलते हैं, नीचे से निकाल के पी लो, फुर्सत हो जाए मिनरल वाटर। दूषित जल जो आजकल हम लोग पी रहे हैं, जहाँ जहाँ मशीनें की गंदा पानी नदियों में बह रही है, वही पानी हम लोग पी रहे हैं, दूषित जल होता है। संदूषित जल वह होता है जिसमें मनुष्य के मलमूत्र, गाय भैंस पानी सब जो निकलते रहते हैं, सब संदूषित जल होता है। जल की अशुद्धियाँ प्यूरीफायर करके, बड़े पैमाने में वाटर प्यूरीफायर लगा के, उसके बाद क्या करके वाटर प्यूरीफायर लगा के, बॉइल्ड करके, कॉमनली हम लोग बॉयल ही करके उसको पीते हैं, पी लेते हैं। ठीक है, फ़िल्टर, बहुत सारा फिल्ट्रेशन पद्धति होता है जिसके द्वारा हम जल का परीक्षण करते हैं, फ़िल्टर करते हैं पानी को फ़िल्टर करके पिया जाता है। ठीक है, घर में वेंटिलेशन क्यों लगाया जाता है? हवा के दाब को बराबर रखने के लिए, हवा के दाब को बराबर रखने के लिए। नहीं तो क्या होगा, हवा भर जाएगी, खिड़की वेंटिलेशन नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। ठीक है, दाब को बराबर रखने की चाहिए। जो गंदी हवाएं जो दिन भर हम लोग घर में छोड़ते हैं, ऊपर से क्या होता है, दाब के कारण बाहर निकल जाता है और खिड़की से ताज़ी हवा अंदर आती है। समझ में आ गया? चीज़ें क्लियर हो गई। एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, शुद्ध रहिए, स्वस्थ रहिए। व्यायाम हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, हमें निरोग रखता है। स्वस्थ को, योगा जो है स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। समझ में आ गया? आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास पेपर 2 स्टार्ट होगी। ठीक है, पेपर 1B कंप्लीट हो गया, 1A 1B कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास पेपर 2 समाजशास्त्र और निर्देशन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए आप लोग अपना। ठीक है।